हेलो एवरीवन, लीगल बज़ नाउ डॉट कॉम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीगल बज़ ऐप भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और जुडिशरी प्री और मेंस परीक्षा के प्रश्नों का प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें। फिर जैसा कि जुडिशरी क्लास में हम आईपीसी को कंटिन्यू करेंगे और फिर से कुछ नया सीखेंगे। सेक्शन 34 को हमने रीड किया था, समझा था और हमने कहा था कि सेक्शन 34 के साथ सेक्शन 149 जो है आईपीसी का पढ़ना चाहिए। सेक्शन 34 में हमने सामान्य आशय को पढ़ा था, कॉमन इंटेंशन को पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे कॉमन ऑब्जेक्ट यानी सामान्य उद्देश्य को। इसीलिए हमने कहा था कि सेक्शन 34 को सेक्शन 149 आईपीसी के साथ पढ़ना चाहिए। तो आइए हम पढ़ते हैं। सेक्शन 149 का टाइटल, विधि विरुद्ध जमाओं का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी होगा। यानी टाइटल क्या बोल रहा है, विधि विरुद्ध जमाओं का प्रत्येक सदस्य अगर सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई कार्य करता है तो अपराध का दोषी होगा। ये बोल रहा है कि विधि विरुद्ध जमाओं का कोई सदस्य है, अगर वो सभी के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर आगे बढ़ाने में कोई एक्ट करता है जो क्राइम है तो वह दोषी होगा। तो आइए पढ़ते हैं। सामान्य उद्देश्य, भारतीय दंड संहिता की धारा 149 में सामान्य उद्देश्य का उल्लेख है जो इस प्रकार है, यदि विधि विरुद्ध जमाओं के किसी सदस्य द्वारा उस जमाओं के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाओं के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते हैं, तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाओं का सदस्य है उस अपराध का दोषी होगा। यानी सेक्शन 149 आईपीसी ये क्लियर कर देता है कि सामान्य उद्देश्य क्या है। यानी सामान्य उद्देश्य का मतलब ये है कि विधि विरुद्ध जमाओं के किसी सदस्य द्वारा, मान लीजिए 5 लोग हैं किसी विधि विरुद्ध जमाओं में, तो उसमें से कोई एक सदस्य उस जमाओं के सामान्य कॉमन इंटेंशन यानी सामान्य जो कॉमन ऑब्जेक्ट है जो भी उनको करना है उस एक्ट को अग्रसर करने में कोई कार्य करता है जो क्राइम है, या फिर ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना जमाओं के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में जानते हैं। यानी वो 5 लोग या 4 लोग ये जानते हैं कि ये एक्ट करने से ये क्राइम होगा, तो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाओं का सदस्य है तो उस अपराध का वो दोषी होगा। यानी वो मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं, वह किसी क्राइम को करने वाले हैं, उनका उद्देश्य है, सामान्य उद्देश्य है कि वह एक क्राइम करेंगे, तो उसमें से मान लीजिए एक व्यक्ति है उस क्राइम को अग्रसर करने में कोई कार्य शुरू कर देता है और बाकी 4 केवल संभाव्य है, ये जानते हैं कि अभी कार्य कर नहीं रहे लेकिन ये संभाव्य है, जानते हैं कि वह इस एक्ट को करने से ये क्राइम कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही बताना चाह रहा है कि अगर सामान्य उद्देश्य सभी लोगों का है तो उसको अग्रसर करने में अगर वो कार्य करते हैं या संभाव्य जानते हैं कि उस कार्य से उस जो है परिणाम अपराध होगा, तो उसमें से उन सदस्यों में से प्रत्येक व्यक्ति जो है अपराध के लिए दोषी होगा। यही सेक्शन 149 बताता है। तो इस प्रकार भी इसे व्यक्त किया जा सकता है। देखते हैं इसने क्या एलिमेंट बताए हुए हैं। जैसे पहला, एक विधि विरुद्ध जमाओं के किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध किया जाना, यानी 5 लोग हैं उसमें से एक व्यक्ति जो है उनका सदस्य है, उसमें से एक व्यक्ति कोई अपराध कारित कर रहा है या उसके द्वारा अपराध कारित किया जाता है। दूसरी कंडीशन, ऐसा अपराध जमाओं के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया जाता है, यानी जो वो व्यक्ति है, एक व्यक्ति वो सभी के सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने में कार्य कर रहा है, या ऐसा हो जिसका किया जाना जमाओं का हर सदस्य संभव जानता है, यानी ऐसा एक्ट है जिसमें जो 5 व्यक्ति हैं या 4 व्यक्ति हैं उस एक्ट के बारे में जानते हैं कि वो क्राइम है और ऐसा करने से ये होगा, जिसके बारे में वो भली भांति जानते हैं कि वो एक अवैध कार्य है, अनलीगल कार्य है, अपराध की श्रेणी में आता है। तो यही सेक्शन 149 जो है बताना चाह रहा है। अब सामान्य उद्देश्य की हम बात कर रहे हैं तो उसके अर्थ को भी हम समझ लेते हैं। जब विधि विरुद्ध जमाओं के किसी सदस्य द्वारा कोई आपराधिक कृत्य कर दिया जाता है तो माना जाएगा कि सभी सदस्य उस कृत्य के होने का संभाव्य जानते थे। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि जब मान लीजिए विधि विरुद्ध जमाओं के सदस्य हैं, उनमें से किसी एक सदस्य द्वारा कोई एक्ट ऐसा कर दिया जाता है, क्राइम कर दिया जाता है,
तो माना जाएगा कि सभी सदस्य जो थे, ये बाकी जो सदस्य थे, ये भी जानते थे कि इस एक्ट को करने से ये क्राइम होगा। तो वो विधि विरुद्ध जमाव का जो उद्देश्य है, यानी उसको अग्रसर करने में ही कार्य कर रहे हैं। भले ही वो जानते ही हों, एक्ट उन्होंने कार्य करा किया नहीं हो, वही उनमें से एक सदस्य नहीं किया है, लेकिन वो विधि विरुद्ध जमाव को सदस्य हैं और ये जानते हैं उस कार्य से ये अपराध होगा, यानी संभावना उस कार्य की जानते हैं, इसलिए वह उसके सदस्य माने जाएंगे और उनकी लायबिलिटी उन पर आएगी कि वह अपराध के लिए दोषी होंगे। नेसेसरी एलिमेंट भी यहाँ पर हमने अलग अलग करके बता दिए हैं, आइए रीड करते हैं। पहला, विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य के द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा, जमाव के सदस्य द्वारा अपराध कारित करना। तीसरा, ऐसे अपराध जो सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया है। चौथा, ऐसा कार्य जिसका होना जमाव के सभी सदस्य संभावित जानते हैं। तो ये चारों एलिमेंट सेक्शन 149 से निकल कर आते हैं। अब हमने नेक्स्ट पढ़ते हैं विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य द्वारा। यहाँ पर जो हमने यूज किया है, वापस हम बैक मारते हैं। जैसे पहला, ये जो नेसेसरी एलिमेंट है इनको अलग अलग लेकर हम समझेंगे। जैसा पहला है विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य द्वारा। तो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के द्वारा का मतलब है विधि विरुद्ध जमाव के संबंध में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 141, इंपॉर्टेंट है कि आईपीसी का सेक्शन 141 में विधि विरुद्ध जमाव के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार 5 या अधिक व्यक्ति का जो जमाव होता है वह विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है। आपको याद रखना है, 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का जो जमाव होता है वह विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है, और ये सेक्शन 141 आईपीसी में लिखा हुआ है। तो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य का मतलब ऐसा जमाव जिसमें 5 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति हो, तो वह विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है सेक्शन 141 आईपीसी के अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ पर क्लियर हुआ। तो उन व्यक्तियों का जिनका जमाव गठित हुआ है सामान्य उद्देश्य हो, यानी ऐसा 5 या अधिक व्यक्ति जिनका जमाव गठित हुआ है, उनका एक सामान्य कोई क्राइम करने का उद्देश्य हो, तो वो विधि विरुद्ध जमाव को कहलाता है। एक केस लो यहाँ पर दिया हुआ है, आइए उसको भी देखते हैं। मूसा खां बनाम महाराष्ट्र राज्य का केस है के मामले में अदालत ने निर्णय दिया कि दर्शक, यात्री या अचानक भीड़ में आ जाने वाले को विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य नहीं माना जाएगा। यह इंपॉर्टेंट बात इस केस लॉ में कह दी गई है, इसे आप ध्यान रखें कि कोई दर्शक है, यात्री है या अचानक भीड़ जो आ जाती है उसको हम ऐसे विधि विरुद्ध जमाव जो है नहीं मान लेंगे। इस प्रकार जब तक ये साबित न हो जाए कि व्यक्ति उद्देश्य से जानता था, यदि वह जमाव के हर क्रियाकलाप में शामिल हो तो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य माना जाएगा। यानी अन्यथा रूप से अगर साबित ना कर दें तब तक तो यही माना जाएगा कि जमाव के वह हर क्रियाकलाप में एक्टिव रहा है, उसमें उसने भाग लिया है, उसका सदस्य रहा है और उसके उद्देश्य को अग्रसर करने में उसने कार्य किया है, तो विधि विरुद्ध जमाव में का वो सदस्य कहलाएगा, जब तक कि उसको अन्यथा साबित न कर दिया जाए। अब यहाँ पर हमने पहला पढ़ लिया है ये वाला विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा। अब दूसरा, जमाव के सदस्य द्वारा अपराध कारित करना। इसको हम रीड करेंगे कि जमाव के सदस्य द्वारा अपराध कारित करना का मतलब क्या है। तो जमाव के सदस्य द्वारा अपराध कारित करना, जमाव के किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है तो उस जमाव के सभी सदस्य उस घटना के लिए जिम्मेदार होंगे। ये बहुत बड़ी है कि अगर 5 व्यक्ति हैं उसमें से एक व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य कर दिया है जो अपराध है, तो वो अन्य 4 व्यक्ति भी उस विधि विरुद्ध जमाव के जो सदस्य हैं वो उस अपराध के लिए दोषी होंगे। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जमाव के किसी सदस्य द्वारा कोई अगर क्राइम कर दिया जाता है तो उस जमाव के सभी सदस्य उस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। एक केस लो यहाँ पर दिया हुआ है, यूनिस बनाम मध्य प्रदेश 2003। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि दोष सिद्धि के लिए अभियुक्त की विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में उपस्थिति ही पर्याप्त है। यानी इसमें डिसाइड किया गया था कि दोष सिद्धि यानी किसी भी मामले में, किसी अपराध में किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किए जाने के लिए अभियुक्त जो है उसकी विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में केवल उपस्थिति ही पर्याप्त है। यह तथ्य कि अभियुक्त
विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य था और घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति विवादित नहीं है, उसे दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त है, भले ही उस पर कोई प्रत्यक्ष कृत्य करने का दोषी नहीं है। यानी भले ही उसने कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई कार्य अपराध के अंतर्गत नहीं किया हो, लेकिन उसकी उपस्थिति ही ये काफ़ी है कि वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है और घटनास्थल पर भले वो उसकी उपस्थिति विवादित नहीं है और वह विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के अग्रसर में उसने कार्य किया है। तो यही यूनिस बनाम मध्य प्रदेश 2003 के मामले में बताया गया था। अब यहाँ हम तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पर आ गए हैं। देखिए, पहला हो गया हमारा विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य द्वारा अपराध कारित करना, और तीसरा अब आ रहा है हमारा ऐसा अपराध जो सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया है। तो यहाँ पर आ गए हैं ऐसा अपराध सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया है। इसका मतलब क्या है? यानी ऐसा क्राइम जो सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया जाता है। तो उसका मतलब क्या है? तो जमाव के सदस्य द्वारा किया गया कार्य विधि विरुद्ध जमाव के उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया कार्य कहलाता है। यानी कोई भी अगर जमाव है उसके सदस्य द्वारा किया गया कार्य, यानी कोई भी जमाव, जैसे 5 व्यक्तियों का जमाव है तो उस 5 जमाव के जो सदस्य, किसी भी एक सदस्य द्वारा कोई एक्ट कर दिया जाता है तो वो विधि विरुद्ध जमाव के उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया कार्य कहलाता है। इसको भी केस लॉ की मदद से एक्सप्लेन किया गया है। रमेश एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य 2001 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। इसके बाद में अपीलार्थीगण अस्त्रों से सुसज्जित होकर एक स्थान पर एकत्र हुए और उसके पश्चात घटनास्थल पर आए और एक साथ हमला या प्रहार करना शुरू कर दिया। जब मृतक ने इसका प्रतिरोध किया तब उस जमाव के एक सदस्य ने उस पर घातक प्रहार कर मृत्यु कारित कर दी। इन तथ्यों के आधार पर यह डिसाइड किया गया कि अपीलार्थी विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं और अपराध सामान्य उद्देश्य के अग्रसर करने में कारित किया गया है। अतः उनमें से प्रत्येक विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा कारित अपराध हेतु दायित्व के अधीन है। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है जिसके अंतर्गत बताया गया कि सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया कार्य क्या होता है। तो इसमें क्या था कि जो अपीलार्थी था वह अस्त्र यानी हथियार लेकर एक स्थान पर इकट्ठे हो गए। बहुत सारे व्यक्ति 4-5 इकट्ठे हो गए और इसके पश्चात घटना स्थल पर गए और वहां पर एक साथ हमला या प्रहार करना शुरू कर दिया किसी व्यक्ति पर। जिस व्यक्ति पर उसने हमला करना किया, तो जब मृतक ने इसका बचाव के लिए प्रतिरोध किया तो उसमें से जो 5 व्यक्ति थे उनमें से एक व्यक्ति ने उस पर घातक तलवार या किसी हथियार से हमला कर दिया जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो इन फैक्ट्स के आधार पर कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो अपीलार्थी था विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है, उसने हमला किया है और अपराध सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में, यानी 5 व्यक्ति जो थे उनका एक कॉमन उद्देश्य था कि उस व्यक्ति की जो है उस पर हमला करना है। तो उसको अग्रसर करने में उस एक व्यक्ति ने कार्य किया और उस व्यक्ति को मार दिया। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रत्येक विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा ये कारित अपराध हेतु वह दायित्व के अधीन होंगे। 5 व्यक्ति दायित्व के अधीन होंगे। तो यही ये केस लॉ के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया कार्य क्या होता है। अब यहाँ पर हमारा चौथे नंबर का पॉइंट, ऐसा कार्य जिसका होना जमाव के सभी सदस्य संभावित जानते हैं। तो इसको भी समझते हैं आप। ऐसा कार्य जिसका होना जमाव के सभी सदस्य संभावित जानते हैं। विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा कारित किसी घटना के संबंध में यह माना जाता है कि संभावतः सभी जमाव के सदस्य जानते हैं। यानी इसमें एक बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव के किसी भी सदस्य द्वारा कोई कारित किसी घटना के संबंध में, यानी कोई भी अगर घटना कारित की जानी है तो उस घटना के संबंध में यही माना जाता है कि सभी जो सदस्य हैं वो उस के परिणाम और उस घटना के बारे में कि ये इस तरह का एक्ट है तो उसके जमाव के सभी सदस्य उसके बारे में जानते हैं। तो यही ये स्पष्ट करना चाह रहा है कि संभावित रूप से वो जानते हैं कि इस एक्ट से हम ये करने वाले हैं। तो 5 सदस्य उससे अवगत हैं, उनके मस्तिष्क जो है एक दूसरे का मिलन हो चुका है और वह ये कार्य करने वाले हैं जो क्राइम है। तो यही ये बता रहा है।
इसको भी एक्सप्लेन किया गया एक वाद के माध्यम से, पीसी मेथु बनाम स्टेट। पुलिस ने 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया था, जिसको छुपाने के लिए गांव के लोग लाठी डंडे से लैस होकर थाने का घेराव किया, जहां पुलिस एवं ग्रामीणों की झड़प में 2 पुलिस वालों की मृत्यु हो गई। न्यायालय ने निर्णय दिया कि रात्रि के 12 बजे थाने पर लाठी डंडे से लैस होकर जाना ये साबित करता है कि सभी ग्रामीण इस भयंकर परिणाम को जानते थे और पूरे ग्रामीण को दोषी माना गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो क्लियर करता है इस सिचुएशन को कि इसमें क्या था कि पुलिस ने किसी गांव से 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया था, तो उस 2 व्यक्तियों को जो गांव के लोग थे वह छुड़ाने गए, यानी छुड़ाने के लिए गए वो इकट्ठा होकर, और जो थाना था उसको घेर लिया। अब वहां पर क्या हुआ, पुलिस और ग्रामीण में झड़प हुई, जिसमें से 2 पुलिस वाले जो थे उन्होंने मृत्यु कायद कर दी। न्यायालय ने डिसाइड किया कि रात्रि के 12 बजे जब ये लाठी डंडे से लैस होकर आया, तो ये ऐसा अचानक तो अलग अलग व्यक्ति के मन में विचार नहीं आएगा कि हमें वहाँ जाना है। ये पहले से उनका उद्देश्य था कि भी हमें थाने में जाना है, उसका घेराव करना है और वहाँ पर हमला कर देना है और उनको छुड़ाना है। तो ये साबित हुआ कि 12 बजे थाने पर लाठी डंडे से लैस होकर ये जाना साबित करता है कि इस ग्रामीण इस भयंकर परिणाम को जानते थे, तो इसलिए कोर्ट ने पूरे ग्रामीण जो थे गांव के लोग उनको दोषी माना। तो ये विधि विरुद्ध जमाव जो है उनके सदस्य के अंतर्गत आ गए, सेक्शन 149 इसमें अप्लाई हो गया। अब ये हमने समझ लिया है, सेक्शन 34 भी हमने पढ़ लिया है, उसको भी समझ लिया है, और सेक्शन 149 सामान्य उद्देश्य को भी समझ लिया है। तो यानी सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य को भी पढ़ लिया है। तो अब इसके अंतर के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें अंतर क्या है। अगर हमें अंतर लिखना हो तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। केस लॉ के माध्यम से इसको समझाया गया है, जिसे वीरेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2011। इस वाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और धारा 149 में अंतर को स्पष्ट किया गया है, जो निम्न है। यानी इस केस लॉ के माध्यम से सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में डिफरेंस को बताया गया कि सेक्शन 34 और 149 में क्या डिफरेंस है, जिसको स्पष्ट किया जा सकता है। आइए रीड करते हैं। पहला, जब 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर कोई कार्य करते हैं या कार्य करने का आशय रखते हैं, कोई कार्य करते हैं या कोई कार्य करने का आशय रखते हैं, तब भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 149 दोनों ही लागू हो सकते हैं। यहाँ क्या कहा है कि सेक्शन 34 और 149 लागू हो सकते हैं अगर 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर कोई ऐसा एक्ट करते हैं या कार्य करने का आशय रखते हैं, तो हम वहाँ पर ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 34 आईपीसी को भी अप्लाई कर सकते हैं और 149 को भी अप्लाई कर सकते हैं, या दोनों को ही लागू कर सकते हैं, ये बताया है। नेक्स्ट बोला है, सेक्शन 149 और सेक्शन 34 की अपेक्षा अधिक विस्तृत वाली है। ये बोला गया है कि जो सेक्शन 149 है, यानी सामान्य जो उद्देश्य वाली धारा है, वह सेक्शन 34 यानी सामान्य आशय की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, यानी इसका विस्तार क्षेत्र ज़्यादा है सेक्शन 34 से। ऐसे मामलों में जहां 149 लागू होती है, वह प्रतिनिहित दायित्व उन लोगों के संबंध में होती है जो वास्तविक रूप से अपराध कारित नहीं करते हैं। अब यहाँ बता दिया गया है कि जो वास्तव रूप से अपराध कारित नहीं करते हैं, वहां तक भी ये विस्तृत है। जैसे 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति ने क्राइम को अग्रसर करने में, उनके उद्देश्य को अग्रसर करने में एक्ट किया, तो वहाँ पर जो लाइबिलिटी आ रही है वो सब पर, यानी सब पर मानी जाएगी कि सभी ने उसको अग्रसर करने में कार्य किया, सामान्य उद्देश्य उनका एक था। तो यहाँ पर विस्तृत हो रही है। नंबर 2, बोल रहा है सेक्शन 34 तथा 149 दोनों धाराएं संयुक्त आपराधिक दायित्व के सिद्धांत से संबंधित है। यानी इतना तो क्लियर है कि सेक्शन 34 और सेक्शन 149 दोनों जो सेक्शन है वह संयुक्त आपराधिक दायित्व के सिद्धांत से संबंधित है। यानी सेक्शन 34 में भी कॉमन इंटेंशन था, सभी पर आपराधिक दायित्व आता था, और 149 जो सामान्य उद्देश्य है उसमें भी सभी पर आपराधिक दायित्व आ रहा है। तो दोनों लगभग एक जैसे समरूप हैं। तो इसमें बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर का मामला था।
इसमें प्रिवी काउंसिल ने निर्देशित किया कि समरूपता के बावजूद ये धारा 34 तथा धारा जो 149 है उसके क्षेत्र तथा लागू होने में अत्यंत अंतर है। यानी इस बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर का जो मामला था उसमें प्रिवी काउंसिल ने ये डायरेक्शन दिया कि एक जैसी हैं ये धाराएं दोनों, सेक्शन 34 और 149, लेकिन समरूपता के बावजूद भी इनमें अत्यंत यानी बहुत ज़्यादा अंतर है। क्योंकि ये कहा उन्होंने, तो सेक्शन 34 की अपेक्षा सेक्शन 149 को इन्होंने विस्तृत माना कि इसका विस्तार क्षेत्र सेक्शन 149 का ज़्यादा है, जबकि सेक्शन 34 का जो विस्तार क्षेत्र है वह सीमित है। नानक चंद्र बनाम पंजाब राज्य 1955 सुप्रीम कोर्ट के मामले में तथा अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय ने धारा 34 तथा सेक्शन 149 में अंतर को स्पष्ट किया। संक्षेप में दोनों धाराओं में निम्न अंतर स्पष्ट हम कर सकते हैं। यानी नानक चंद्र बनाम पंजाब राज्य और अन्य मामले थे सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें से सेक्शन 34 और सेक्शन 149 आईपीसी में जो है डिफरेंस को इन्होंने स्पष्ट किया, जिसमें संक्षेप में ये दे रखे हैं। आइए रीड करते हैं क्या दे रखे हैं। पहला, धारा 34 सामान्य आशय के बारे में है, वही धारा सेक्शन 149 सामान्य उद्देश्य के बारे में। पहला अंतर तो ये है कि सेक्शन 34 क्या है, कॉमन इंटेंशन के संबंध में है और ये सामान्य उद्देश्य के संबंध में है। दूसरा, सेक्शन 34 साक्ष्य के एक नियम का उल्लेख करता है। जैसे कि हमने सेक्शन 34 में पढ़ा था कि सेक्शन 34 एक साक्ष्य का एक नियम है तथा विशिष्ट अपराध का सृजन ये नहीं करता है। कोई स्पेशली कोई अपराध है उसको बनाता नहीं है, सृजित नहीं करता है। जबकि सेक्शन 149 साक्ष्य के नियम के साथ साथ विशिष्ट अपराध का भी सृजन करता है। ये एक डिफरेंस है। तीसरा, धारा 34 के अंतर्गत सामान्य आशय किसी भी प्रकार का हो सकता है, जबकि सेक्शन 149 के अंतर्गत सामान्य उद्देश्य 141 में वर्णित उद्देश्यों में ही हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दृष्टिकोण से धारा 34 अधिक विस्तृत दिखती है, परंतु ये सत्य नहीं है, क्योंकि धारा 141 की खंड 3 में एक वर्ड आता है अन्य अपराध, कोई भी अपराध शामिल है। अब कोई भी अपराध का मतलब सभी प्रकार के अपराध इसमें शामिल हो गए, तो इसका विस्तृत क्षेत्र किसका ज़्यादा हुआ, सेक्शन 149 का। यानी सेक्शन 34 के अंतर्गत तो बता दिया गया है कि सामान्य आशय किसी भी प्रकार का हो सकता है, ये बोला गया है कि सामान्य आशय किसी भी तरह का हो सकता है। और सेक्शन 149 के अंतर्गत सामान्य उद्देश्य जो है उसमें बताया गया है कि धारा 141 में वर्णित उद्देश्यों के अंतर्गत हो सकता है। तो इस दृष्टिकोण से अपन तुलना करें तो सेक्शन 34 में तो बोल दिया गया कि सभी प्रकार का किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो इसका ऐसा माना है कि सेक्शन 34 का अधिकार क्षेत्र विस्तृत है, वो अधिक विस्तृत है, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि सेक्शन 141 में भी जो इसके अंतर्गत जो इसका खंड 3 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक अंत में एक वर्ड लिखा हुआ है अन्य अपराध। तो अन्य अपराध का मतलब सभी प्रकार के अपराध इसमें शामिल हो गए हैं। तो हम सेक्शन 141 पे भी चलते हैं, एक बार वहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 141 पे आए हम, तो अनलॉफुल असेंबली यानी विधिविरुद्ध जमाव के बारे में यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें लिस्ट दी हुई है। जैसे सेक्शन 141 में विधिविरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है और इसके अनुसार निम्नलिखित शर्तें जब पूरी हो जाती है तो उन व्यक्तियों के किसी भी जमाव को विधिविरुद्ध जमाव कहा जाता है। तो ये शर्तें इसमें बताई गई है। जैसे ये पहला, 5 या अधिक व्यक्ति, ऐसे जमाव का सामान्य उद्देश्य आपराधिक बल प्रदर्शन, आतंकित करना, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, संसद, राज्य विधानमंडल। उसी तरह से नीचे लोक सेवक। दूसरा, किसी विधि या वैधाधिशिका के निष्पादन का प्रतिरोध, रिष्टि या आपराधिक अत्याचार या कोई अन्य अपराध। तो अब यहाँ अन्य अपराध की बात की जा रही है। तो अन्य अपराध मतलब अन्य अपराध में कोई भी प्रकार का अपराध शामिल है, अर्थात किसी भी प्रकार का। तो इसका विस्तृत क्षेत्र यानी एक्सपेंड हो गया है। तो यहाँ पर यही बात वो कहना चाह रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर जो अन्य अपराध है उसको भी हमने देख लिया। तो इस तरह से इसकी अगर विस्तृतता की देखें तो सेक्शन 34 की अपेक्षा सेक्शन 149 अधिक विस्तृत दिखाई देता है। चौथा अंतर, धारा 34 में अपराध के पूर्व सभी सदस्यों के मध्य मस्तिष्कों का मिलन आवश्यक है। यानी सेक्शन 34 में कॉमन जो इंटेंशन था, उसमें कोई अपराध किया जाना है तो सभी लोगों के बीच में जो मस्तिष्क है उनका पूर्व मिलन होना आवश्यक है। वही सेक्शन 149 के लिए मस्तिष्कों का पूर्व मिलन आवश्यक नहीं है। ऐसी कंडीशन तो यहाँ पर अप्लाई आई नहीं। अवैध
की सदस्यता मात्र पर्याप्त है, यानी उसकी केवल सदस्य हैं वही पर्याप्त है। तो इस दृष्टिकोण से 149 और सेक्शन 34 की अपेक्षा व्यापक है, यानी सेक्शन 149 व्यापक है, बड़ा है, क्योंकि इसमें तो केवल सदस्य मात्र से अपराध की लाइबिलिटी बन गई। वहाँ तो मस्तिष्कों का पूर्व मिलन आवश्यक था। अगर मस्तिष्कों का पूर्व मिलन नहीं है तो वहाँ लाइबिलिटी नहीं बन रही थी। यहाँ पर लोगों की लाइबिलिटी तो केवल सदस्य मेंबर बनने पर ही बन रही है। तो इस तरह से हम अगर इसकी अपेक्षा करें, तुलना करें, तो सेक्शन 149 का जो क्षेत्र है वो व्यापक है। 5वां डिफरेंस, धारा 34 के अंतर्गत सामान्य आशय की वृद्धि के लिए किए गए अपराध ही केवल दंडनीय है। यानी सेक्शन 34 में बताया गया है कि सामान्य आशय की अगर वृद्धि के लिए कोई क्राइम किया जाता है तो वह पनिशेबल है, दंडनीय है। अब यहाँ सेक्शन 149 में अवैध सभा के सदस्य किए गए अपराध के साथ साथ उन कार्यों के लिए भी उत्तरदायी है जिन्हें सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में किए जाने की संभावना है। तो इस दृष्टिकोण से सेक्शन 149 व्यापक है। अब यानी संभावना में भी आपको यहाँ पर लाइबिलिटी बन रही है, आप उस पर पनिशेबल हो रहे हैं, जबकि वहाँ तो सामान्य आशय की वृद्धि में अगर कोई एक्ट करके हम क्राइम करते हैं तो अपराध के लिए आप दंडनीय थे। सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन में अगर 5 व्यक्ति हैं तो उसकी अग्रसर में, यानी उसको आगे बढ़ाने में कोई कार्य करते हैं तो आप वहाँ पनिशेबल बन रहे थे। लेकिन सेक्शन 149 में तो अवैध सभा के यानी विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं आप, और अपराध के साथ साथ उन कार्यों के लिए भी आप उत्तरदायी जिन्हें सामान्य उद्देश्य की पूर्ति किए जाने की संभावना है। भले वो एक्ट हुआ नहीं लेकिन संभावना है, तो उसमें भी आपको लाइबिलिटी आ रही है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सेक्शन 34 की अपेक्षा से यहाँ पर भी सेक्शन 149 का क्षेत्र व्यापक है। छठा डिफरेंस, धारा 34 के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है और सेक्शन 149 यानी विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। तो ये डिफरेंस भी है, यहाँ 2 व्यक्तियों का होना है और यहाँ कम से कम 5 व्यक्तियों का, तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है। और अंतिम डिफरेंस आ रहा है 7वां, धारा 34 जन सामान्य से संबंधित है जबकि सेक्शन 149 लोक प्रशांति से संबंधित है। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि ये जन सामान्य से सेक्शन 34 जो जनरली जो अपराध होते हैं जन सामान्य से जुड़े हुए, और यहाँ पर लोक प्रशांति भंग को करने वाले, जैसे भैया इकट्ठा होकर दंगा कर रहे हैं या कोई पत्थरबाजी कर रहे हैं सरकार के विरुद्ध, तो इस तरह से ये सेक्शन 149 लोक प्रशांति को भंग करने वाले अपराधों से रिलेटेड ज़्यादा है, जबकि सेक्शन 34 केवल जन सामान्य से जुड़े हुए जो अपराध हैं वो होता है। तो इस तरह से ये हमने सेक्शन 34 और 149 को बिल्कुल समझा, दोनों सेक्शनों को पढ़ा, उसके बाद डिफरेंस को भी जाना और समझा, तो ये आपके लिए उपयोगी होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट आगे की ओर हम नया सीखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।